नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का दीप एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि संपूर्ण हिंदी का निचोड़ है। पूरी हिंदी की जो आपकी बुक है उसमें से टॉप 100 क्वेश्चन जो निकाले गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम। तो हमारा पहला प्रश्न है, कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर। कबीर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को भाषा का डिक्टेटर कहा है। ऑप्शन 1 भाषा का डिक्टेटर। दूसरा है, तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? ऑप्शन 3 राम। तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को राम बुझा सकते हैं। ठीक है। अगला है, संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शीरीष के फूलों को माना है, कैसा माना है? कोमल। संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शीरीष के फूल को कोमल माना है। ऑप्शन नंबर 2 कोमल माना है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? उसका नाम था अली नवाज। अली नवाज। ऑप्शन 3 मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम अली नवाज था। नेक्स्ट है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है उपरोक्त सभी। विजुअल, नेट, वाइट, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ऑप्शन 2 शोक। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। नेक्स्ट है, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन 3 पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है, आकाश में कौन उड़ रहे हैं? आकाश में कौन उड़ रहे हैं? बगुले। आकाश में बगुले उड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 आकाश में बगुले उड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन कहाँ की रहने वाली है? भक्तिन कहाँ की रहने वाली है? झूसी। भक्तिन झूसी की रहने वाली है, झांसी ना कर देना, झूसी की रहने वाली है। ऑप्शन 2 भक्तिन झूसी की रहने वाली है। सिल्वर वेल्डिंग कहानी के नायक का क्या नाम था? सिल्वर वेल्डिंग कहानी के नायक का क्या नाम था? यशोधर बाबू। ऑप्शन 1 सिल्वर वेल्डिंग कहानी के नायक का नाम यशोधर बाबू था। सिल्वर वेल्डिंग कहानी के नायक का नाम यशोधर बाबू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का पहला तत्व होता है। कहानी का पहला तत्व होता है कथानक। ऑप्शन 1 कथानक कहानी का पहला तत्व होता है। नेक्स्ट है, उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है रुबाई। ऑप्शन 2 उर्दू और फारसी की छंद शैली रुबाई कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है छायावाद में। ऑप्शन नंबर 2 विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना छायावाद में मिलती है। नेक्स्ट है, किसके अंकुर फूटते हैं? किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के। ऑप्शन 1 शब्द के अंकुर फूटते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था? श्यामनगर के दरबार का दर्शनीय जीव कौन था? लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह श्यामनगर के दरबार का दर्शनीय जीव था। ऑप्शन 1 लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह श्यामनगर दरबार का दर्शनीय जीव था। नेक्स्ट है, जूझ पाठ के लेखक कौन है? जूझ पाठ के लेखक कौन है? आनंद यादव। जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव है। ऑप्शन 1 जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला छापाखाना खुला था। भारत में पहला छापाखाना खुला था गोवा में। ऑप्शन 1 भारत में पहला छापाखाना गोवा में खुला था।
नेक्स्ट है शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं, शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं 3। ऑप्शन नंबर 2 शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं, शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है, भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग को कविता का हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊषा का अर्थ है, ऊषा का क्या अर्थ है, ऊषा का अर्थ है भोर, ऑप्शन नंबर 3 ऊषा का अर्थ है भोर। 21वां प्रश्न है किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना देती है, किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना देती है, इंद्र सेना। ऑप्शन नंबर 2 किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर इंद्र सेना के आने की सूचना देती है, इंद्र सेना। 21वें का आपका आंसर है इंद्र सेना। नेक्स्ट प्रश्न है यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं। ऑप्शन नंबर 3 25वीं विवाह की वर्षगांठ थी, ठीक है 25वीं। नेक्स्ट है हमारा रेडियो नाटक में नहीं होते हैं, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं दृश्य। ऑप्शन 1 रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं, ठीक है। अगला है सूर्योदय हो गया में शब्द शक्ति है, सूर्योदय हो गया में शब्द शक्ति है व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति। ऑप्शन नंबर 3 व्यंजना शब्द शक्ति, सूर्योदय हो गया है में है हमारी व्यंजना शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है 4 कालों में, 4 कालों में। ऑप्शन 1 हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है, 2023 में पूछा गया था प्रश्न। हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है, 4 भागों में यानी 4 कालों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन 3 वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई आदिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 3 चंद्रवरदाई आदिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है भक्ति काल के लोकनायक कवि हैं, भक्ति काल के लोकनायक कवि है तुलसीदास। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 तुलसीदास भक्ति काल के लोकनायक कवि हैं, तुलसीदास भक्ति काल के लोकनायक कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है भक्ति काल। ऑप्शन 3 भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है भक्ति काल। ऑप्शन नंबर 3 भक्ति काल। नेक्स्ट प्रश्न रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है, रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है बिहारी सतसई। ऑप्शन नंबर 3 बिहारी सतसई रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है, रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है बिहारी सतसई। रीतिकालीन कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं भूषण। ऑप्शन नंबर 2 भूषण रीतिकालीन कवि हैं, भूषण रीतिकालीन कवि हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है, भारतेंदु युग। ऑप्शन 2 भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है, भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है महाप्राण के नाम से प्रख्यात कवि, महाप्राण के नाम से प्रख्यात कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाप्राण के नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रख्यात हैं। नेक्स्ट है कवि किसका भार लिए फिरता है, कवि किसका भार लिए फिरता है जनजीवन का। ऑप्शन 2 कवि जनजीवन का भार लिए फिरता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है दिन कैसे ढलता है, दिन कैसे ढलता है जल्दी जल्दी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कवि के अनुसार दिन कैसे ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ऑप्शन 3 दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ऑप्शन 3। 36वां प्रश्न सबसे तेज बौछारों का माह होता है, सबसे तेज बौछारों यानी सबसे तेज बारिश का माह होता है भादों। ऑप्शन 4 भादों,
सबसे तेज बौछारों का माह होता है भादों। 37वां प्रश्न है, सवेरे की तुलना की गई है। सवेरे की तुलना किससे की गई है? खरगोश की आंख से। सवेरे की तुलना खरगोश की आंख से की गई है। ऑप्शन नंबर 1, सवेरे की तुलना खरगोश की आंख से की गई है। नेक्स्ट है, रघुवर रघुवीर 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 सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस संग्रह से उद्धृत है? रघुवीर सहाय की कविता कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस संग्रह से अवधूत है? लोग भूल गए। ऑप्शन नंबर 4, लोग भूल गए। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, कैमरे के सामने किसे लाया जाता है? कैमरे के सामने किसे लाया जाता है? एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने लाया जाता है। कैमरे के सामने एक अपाहिज व्यक्ति को लाया जाता है। बादल राग कविता के कुल खंड हैं। बादल राग कविता के कुल खंड हैं 6। ऑप्शन नंबर 2, 6 खंड हैं। बादल राग कविता के कुल 6 खंड हैं। अगला है, बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है किसको? बादलों को। ऑप्शन नंबर 3, बादलों को गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है। अगला है, संसार में सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? संसार में सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? पेट भरने के लिए। ऑप्शन नंबर 4, पेट भरने के लिए संसार में सभी लोग मुख्य रूप से काम करते हैं, पेट भरने के लिए। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं? धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की। धूत कहो अवधूत कहो तुलसीदास जी की पंक्तियां 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 3, तुलसीदास की। धूत कहो अवधूत कहो तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? 2023 में पूछा गया था। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? कपड़े पहनाती है। ऑप्शन नंबर 4 कपड़े पहनाती है। ठीक है, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को कपड़े पहनाती है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, फूलों की नई कलियों की कोमल गांठें कौन खोलता है? फूलों की नई कलियों की कोमल गांठें कौन खोलता है? बसंत ऋतु। ऑप्शन नंबर 2, बसंत ऋतु। फूलों की नई कलियों की कोमल गांठें कौन खोलता है? बसंत ऋतु। ऑप्शन नंबर 2, बसंत ऋतु। नेक्स्ट है, आकाश में कौन उड़ रहे हैं? आकाश में कौन उड़ रहे हैं? बगुले। ऑप्शन नंबर 3, आकाश में बगुले उड़ रहे हैं। नेक्स्ट, किसके अंकुर फूटते हैं? किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के। ऑप्शन नंबर 1 शब्द के अंकुर फूटते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला है, हालाबाद के प्रवर्तक कवि कौन है? हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी। ऑप्शन नंबर 3, हरिवंश राय बच्चन जी हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं। हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। 49वां प्रश्न है, आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी थी? आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी थी? जनता का आदमी। ऑप्शन नंबर 4, जनता का आदमी आलोक धनवा की पहली कविता थी। नेक्स्ट प्रश्न, 50वां प्रश्न, तीसरा शतक के एक प्रमुख कवि हैं। तीसरा शतक के एक प्रमुख कवि है कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर 1 कुंवर नारायण तीसरा शतक के एक प्रमुख कवि हैं। स्वयं को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले कवि। स्वयं को हिंदी और उर्दू का दोआब मानने वाले कवि है शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर 2, स्वयं को हिंदी और उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले कवि है शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 4 छायावाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न, भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं तुलसीदास। ऑप्शन नंबर 4
तुलसीदास भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। एक शायर कवि के रूप में फिराक गोरखपुरी अपना उपनाम लिखते हैं। एक शायर यानी कवि के रूप में फिराक गोरखपुरी जो है वो अपना नाम लिखते हैं फिराक। ऑप्शन एक फिराक। एक शायर कवि के रूप में फिराक गोरखपुरी अपना उपनाम लिखते हैं फिराक। फिराक। नेक्स्ट है गुजराती कविता को साहित्य की नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले कवि हैं। गुजराती कविता को साहित्य की नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले कवि हैं उमाशंकर जोशी। ऑप्शन नंबर एक उमाशंकर जोशी गुजराती कविता को साहित्य की नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले कवि हैं उमाशंकर जोशी। नेक्स्ट है भारतेंदु योग से पूर्व हिंदी गद्य के विकास में योगदान देने वाले हैं। भारतेंदु योग से पूर्व हिंदी गद्य के विकास में योगदान देने वाले कवि है राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन एक राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु योग से पूर्व हिंदी गद्य के विकास में योगदान देने वाले हैं राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गौरा बादल की कथा। ऑप्शन नंबर तीन गौरा बादल की कथा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गौरा बादल की कथा। भारतेंदु युग के गद्यकार हैं। भारतेंदु युग के गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर दो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के गद्यकार हैं। 59वां प्रश्न है सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के उपन्यास। सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार हैं देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर तीन देवकी नंदन खत्री सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार हैं। 60वां प्रश्न है उदय शंकर भट्ट प्रसिद्ध हैं। उदय शंकर भट्ट प्रसिद्ध हैं किस लिए? नाटककार के रूप में। उदय शंकर भट्ट नाटककार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर तीन नाटककार के रूप में उदय शंकर भट्ट प्रसिद्ध हैं। 61वां प्रश्न है महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध हैं किसके लिए? रेखा चित्रकार के रूप में। महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध हैं रेखा चित्रकार के रूप में। ऑप्शन नंबर एक रेखा चित्रकार के रूप में महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध हैं। महादेवी वर्मा रेखा चित्रकार के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार हैं कब के? द्विवेदी युग के। सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार हैं द्विवेदी युग के। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। ऑप्शन दो गबन प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रेमचंद की कहानियां 8 खंडों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद की कहानियां 8 खंडों में प्रकाशित हैं मानसरोवर के। ऑप्शन नंबर दो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है प्रेमचंद की कहानियां। ऑप्शन दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युग के नाटककार हैं। भारतेंदु युग के नाटककार है शंभुनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर तीन शंभुनाथ सिंह भारतेंदु युग के नाटककार है शंभुनाथ सिंह। भारतेंदु युग के नाटककार है शंभुनाथ सिंह। ऑप्शन तीन। नेक्स्ट भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है? भक्तिन है जो सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है? हनुमान जी से। ऑप्शन नंबर एक भक्तिन हनुमान जी से सेवक धर्म में स्पर्धा करने वाली है। भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ? भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ? 36 वर्ष में। भक्तिन के पति का देहांत है मृत्यु है 36 वर्ष में हो गई थी। 36 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर चार। ठीक है 36 वर्ष की आयु में भक्तिन के पति का देहांत हो गया था। नेक्स्ट है बाजार कब जाना चाहिए? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 2022 में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिर से पूछा जा सकता है। 2022 में पूछा गया बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो। जब मन खाली ना हो बाजार जाना चाहिए जब मन खाली ना हो। ठीक है। अगला है किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? पैसे की गर्मी। ऑप्शन नंबर तीन 2023 में पूछा गया था इंपॉर्टेंट प्रश्न। पैसे की गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता? चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता? बाजार का। ऑप्शन दो
चूरन बेचने वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल पाता। अगला है लुट्टन पहलवान ने हराया था, किसको हराया था? चांद सिंह को। लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को हराया था। ऑप्शन नंबर 4, लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को हराया था। लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को हराया था। नेक्स्ट, शिरीष के फूलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है? शिरीष के जो फूल हैं उन्हें देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है? नेताओं की। ऑप्शन नंबर 3, शिरीष के फूलों को देखकर द्विवेदी जी को नेताओं की याद आती है। नेताओं की याद आती है। अगला है जाति प्रथा किस पहलू से हानिकारक है? जाति प्रथा किस पहलू से हानिकारक है? आर्थिक पहलू से। जाति प्रथा आर्थिक पहलू से हानिकारक है। जाति प्रथा आर्थिक पहलू से हानिकारक है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा। सूर्यकांत त्रिपाठी ने। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा के काव्य का आधार रहा। महादेवी वर्मा के काव्य का आधार रहा दुख व वेदना। ऑप्शन नंबर 1, महादेवी वर्मा के काव्य का आधार रहा दुख व वेदना। ऑप्शन 1, दुख व वेदना। भारत सरकार द्वारा जिनेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया किससे? भारत सरकार द्वारा जिनेंद्र कुमार को सम्मानित किया पद्म भूषण से। पद्म भूषण। पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर 2, भारत सरकार द्वारा जिनेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया पद्म भूषण से। ऑप्शन नंबर 2। जिनेंद्र कुमार का प्रथम उपन्यास। जिनेंद्र कुमार का प्रथम उपन्यास। जिनेंद्र कुमार का प्रथम उपन्यास परख। ऑप्शन नंबर 3, परख जिनेंद्र कुमार का प्रथम उपन्यास है। परख जिनेंद्र कुमार का प्रथम उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है धर्मवीर भारती का सदाबहार उपन्यास है। धर्मवीर भारती का सदाबहार उपन्यास है गुनाहों का देवता। ऑप्शन नंबर 4, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का सदाबहार उपन्यास है। सदाबहार उपन्यास है गुनाहों का देवता। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है रेणु जी का सबसे पहला उपन्यास था। रेणु जी का सबसे पहला उपन्यास था मेला आंचल। ऑप्शन नंबर 3, मेला आंचल रेणु जी का सबसे बड़ा उपन्यास था। रेणु जी का सबसे बड़ा उपन्यास था मेला आंचल। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु को भारत सरकार की ओर से पुरस्कार मिला। फणीश्वर नाथ रेणु को भारत सरकार की ओर से पुरस्कार मिला पद्मश्री। 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 ऑप्शन नंबर 1, पद्मश्री। फणीश्वर नाथ रेणु को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 3, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट है शांति निकेतन में रहते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपर्क किससे हुआ? शांति निकेतन में रहते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपर्क रविंद्रनाथ ठाकुर से हुआ। ऑप्शन नंबर 4, शांति निकेतन में रहते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपर्क रविंद्रनाथ ठाकुर से हुआ। नेक्स्ट है यशोधर बाबू के आदर्श थे। यशोधर बाबू के आदर्श थे किसंदा। ऑप्शन नंबर 3, किसंदा यशोधर बाबू के आदर्श थे। यशोधर बाबू के आदर्श थे किसंदा। अगला है मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का अनुवाद किया केशव प्रथम वीर ने। 3, ऑप्शन नंबर 3, केशव प्रथम वीर ने मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया केशव प्रथम वीर ने। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है लेखक आनंद यादव अपनी मां को ले गया था। कहाँ ले गया था? लेखक आनंद यादव अपनी मां को ले गया था दत्ताजी राव के यहाँ। ऑप्शन नंबर 1, लेखक आनंद यादव अपनी मां को ले गया था दत्ताजी राव के यहाँ। अगला है भारत में पहला छापा खाना खुला था। कहां पर खुला था? गोवा में। भारत में पहला छापा खाना खुला था गोवा में। ऑप्शन नंबर 1, गोवा में भारत का पहला छापा खाना खुला था। ज्ञानेंद्रियां संख्या में होती हैं कितनी? ज्ञानेंद्रियां संख्या में होती हैं 5। ऑप्शन नंबर 3,
ज्ञानेंद्रियां संख्या में 5 होती हैं। ज्ञानेंद्रियां संख्या में 5 होती हैं। ऑप्शन नंबर 3, ज्ञानेंद्रियां संख्या में 5 होती हैं। नाटक का शरीर कहा गया है। नाटक का शरीर कहा गया है वाचिक शब्द को। ऑप्शन नंबर 2, वाचिक शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। वाचिक शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं दृश्य। ऑप्शन नंबर 1, रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को कहा जाता है। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को कहा जाता है वाक्य। ऑप्शन नंबर 3, शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 8। ऑप्शन नंबर 3, 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं कितने? रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं 3। ऑप्शन नंबर 2, रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। आंधी के आम का अर्थ है। आंधी के आम का अर्थ क्या है? सस्ती वस्तु। ऑप्शन नंबर 1, आंधी के आम का अर्थ है सस्ती वस्तु। ठीक है, आंधी के आम का अर्थ है सस्ती वस्तु। ऑप्शन नंबर 1, सस्ती वस्तु। राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है। राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है संपर्क भाषा। ऑप्शन नंबर 2, संपर्क भाषा राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है। राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है संपर्क भाषा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा को अंग्रेजी में कहा जाता है। अंग्रेजी में राजभाषा को कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 2, ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। अगला है, राज्य विशेष में कामकाज की भाषा कहलाती है। राज्य विशेष में कामकाज की भाषा कहलाती है राजभाषा। ऑप्शन नंबर 3, राजभाषा राज्य विशेष में कामकाज की भाषा कहलाती है। ठीक है, राज्य विशेष में कामकाज की भाषा कहलाती है राजभाषा। नेक्स्ट है, जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अलंकार होता है। जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अलंकार होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार, जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां शब्दालंकार होता है। करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ऑप्शन नंबर 2, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। नेक्स्ट है, चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है। चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है ओज गुण का। चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है ओज गुण का। ऑप्शन नंबर 1, ओज गुण का चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, हम समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हम आपकी मदद कर पाएं और इसी क्रम में एक और वीडियो में लेकर आया था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।